नमस्कार। रिनल सिस्टम की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने डायलिसिस स्टार्ट किया, जिसके अंदर फर्स्ट हम हीमोडायलिसिस पढ़ रहे थे। और हीमोडायलिसिस के अंदर अपन ने बात की कि कौन कौन से ऐसे रूट हैं जिनकी मदद से हम ब्लड को विड्रॉ करके मशीन तक ले जाएं और उनसे फिल्टर करके वापस इंट्रोड्यूस करवाएं। उसको ही हम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमने 4 रूट पढ़े थे। सबसे पहला पढ़ा हमने सब क्लेवियन वैन या फीमोरल वैन कैथेटर। दूसरा हमने पढ़ा एक्सटर्नल आर्टीरियोवीनस शंट। तीसरा हमने पढ़ा एवी फिस्टुला, जिसमें एक कॉम्प्लिकेशन पड़ी आर्टीरियल स्टिल सिंड्रोम। और चौथा अपन ने पढ़ा था कि इंटरनल आर्टीरियोवीनस ग्राफ्ट। अगर हम बात करें दोस्तों इस हीमोडायलिसिस के बारे में, तो हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं। पहला लिखा है डू नॉट मेजर बीपी, टेक ब्लड सैंपल, प्लेस आईवी लाइन और एडमिनिस्टर इंजेक्शन इन द फिस्टुला एक्सट्रीमिटी। जिसके अंदर अपन ने फिस्टुला या ग्राफ्ट क्रिएट किया है, उससे आपको ना तो बीपी लेनी है, ना ही आपको ब्लड सैंपल लेना है, ना ही आपको आईवी लाइन रखनी है, और ना ही उसमें इंजेक्शन आपको एडमिनिस्टर करना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सब के पीछे रीजन क्या है कि ये सब कुछ हमें नहीं करना है, इसके पीछे रीजन की अगर हम बात करें तो देखिए, मान लीजिए आपने यहां पर बीपी कप रखा है और आप बीपी ले रहे हैं, लेकिन यहां पर आपने क्या किया, आर्टरी को वेन से जोड़ दिया है। तो आर्टरी को वेन से जोड़ने की वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हुआ है, और ये आर्टरी तो यहीं से जल्दी जल्दी क्या हो रही है, ड्रेन आउट हो रही है। यहां से ब्लड जल्दी जल्दी वेन में जा रहा है, तो ये फास्ट खाली रैपिड एम्प्टिंग हो रही है। और ये आर्टरियल ब्लड यहां से जब वेन में जा रहा है तो ये फास्ट एम्प्टी हो रही है। तो इसकी वजह से इस आर्टरी में प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि ये तो जल्दी, एक तो ब्लड यहां तक जाता, धीरे धीरे निकलता, तो आर्टरी धीरे धीरे खाली होती। लेकिन एक ब्लड डायरेक्टली यहीं से निकल रहा है, तो आर्टरी तो जल्दी एम्प्टी हो रही है। इसका मतलब इसके अंदर प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। और अब यहां से आप बीपी लोगे तो उसकी ब्लड प्रेशर क्या होगा, वो नॉर्मल से आपको कम मिलेगा। इसलिए बीपी नहीं लेना है। दूसरा है कि इसमें से ब्लड विड्रॉ नहीं करना है। मान लीजिए आपने पंक्चर किया है, यहां से इस वेन से आपने ब्लड रिमूव किया है, आपने इसको प्रिक किया है। नॉर्मली जब ये दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं होता तो ये वापस थोड़ी देर आप प्रेस करके रखोगे तो यहां से ब्लड वापस क्या होगा, बाहर नहीं आएगा, हेमरेज नहीं होगा, ब्लड लॉस नहीं होगा। लेकिन अब इसके अंदर वेन में प्रेशर ज्यादा हुआ है, और इसमें अगर प्रेशर ज्यादा है, आपने जो नॉर्मली जितना स्क्वीज करके या इसको प्रेस करके रखना था रख दिया, और बाद में आपने हटा दिया वहां से, तो इसमें प्रेशर ज्यादा है, तो यहां से ब्लड लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए यहां से हमें ब्लड सैंपल भी नहीं लेना है, ना ही इसमें कैनुला डालना है, क्योंकि ज्यादा प्रेशर की वजह से वहां पे से भी ब्लड लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि इस जिसमें फिस्टुला आपने क्रिएट किया वहां से ना तो बीपी लें, ना वहां से ब्लड सैंपल विड्रॉ करें, ना वहां से आप कैनुला डालें, और ना ही उसमें आप प्रिक करके कोई इंजेक्टेबल दें, क्योंकि इसके अंदर हेमरेज या ब्लड लॉस होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इस वेन के अंदर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो ये चीजें आपको देखना है कि अवॉइड करना है। फिस्टुला एक्सट्रीमिटी से ना तो बीपी लेनी है, ना ही उसमें कोई इंजेक्टेबल देना है, ना ही वहां से ब्लड सैंपल लेनी है, और ना ही उसके अंदर किसी प्रकार की कोई आईवी लाइन रेडी करनी है या उसके अंदर कैनुलेशन करना है। उसके बाद में लिखा आपने वेट ऑफ पेशेंट बिफोर एंड आफ्टर डायलिसिस इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। एक पेशेंट है जिसका सवेरे आपने वेट किया, वेट था 73 किलोग्राम बिफोर डायलिसिस, फिर आपने उसका किया डायलिसिस, और हमें पता है डायलिसिस किया तो हमने ब्लड में से क्या निकाला है, पानी निकाला है, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाला है। पानी और वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकला, और उसके बाद में डायलिसिस खत्म होने के बाद में आपने वेट किया, वेट आया उसका 71 किलोग्राम। इसका मतलब हमें पता लग गया कि पहले 73 था। डायलिसिस जब किया तो हमने कितने लीटर फ्लूइड रिमूवल किया है, 2 लीटर पानी हमने रिमूव कर लिया है ब्लड में से, और अब वेट कितना आ रहा है, 71 किलोग्राम। यानी इससे हमें इस ट्रीटमेंट का या इस प्रोसीजर का आउटकम पता लगेगा। हमें पहले वेट पता ही नहीं है कि 73 है कि 74 है कि 75 है या 71 है। अब पहले आप वेट करना भूल गए, फिर आपने डायलिसिस किया, फिर आपने वेट किया 71, लेकिन हमें अब पता ही नहीं लगेगा ना कितना फ्लूइड रिमूवल हुआ है, रिमूवल हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो इसलिए हमें इस ट्रीटमेंट के आउटकम को देखने के लिए, उसको हमें मॉनिटर करने के लिए, जब भी आप किसी पर्सन का हीमोडायलिसिस कर रहे हो या पेरिटोनियल डायलिसिस कर रहे हो, डायलिसिस से पहले उसका वेट चेकअप करें, वेट मॉनिटर करें, और उसके बाद में डायलिसिस खत्म होने के बाद में देखें। अगर पहले के वेट से बाद का वेट कम आ रहा है तो वो जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस का क्या हुआ है, फ्लूइड आपने रिमूव आउट किया है। क्लियर है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करें
नेक्स्ट हमने लिखा है द डायलाइजर, या जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी। उस मशीन के अंदर ऐसी क्या चीज होती है जो कि ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है या किडनी की तरह काम करता है? तो जो डायलिसिस मशीन होती है, जनरली आपने डायलिसिस यूनिट के अंदर देखा होगा या कुछ लोगों ने डायलिसिस में काम भी किया होगा। एक इस प्रकार की एक बड़ी सी मशीन होती है जिसको डायलिसिस मशीन कहते हैं, और उस मशीन के साइड में इस प्रकार का एक फिल्टर लगा होता है जिसको हम डायलाइजर कहते हैं, जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। और ये जो फिल्टर या ये जो डायलाइजर होता है, ये डायलाइजर का ही काम होता है बेसिकली ब्लड को फिल्टर करना, या ये डायलाइजर ही एक किडनी की तरह काम करता है। इसको हम अभी देखेंगे, अभी डायग्राम भी है। ये जो एक डायलाइजर होता है या ये कोई डायलाइजर ही वो चीज है जो कि आर्टिफिशियल किडनी है, यानी ये किडनी की तरह काम करता है। जो काम किडनी करती है ब्लड को फिल्टर करने का, वही काम यहाँ पर आर्टिफिशियली एक प्लास्टिक चैम्बर करता है, इसलिए इसको हम आर्टिफिशियल किडनी या इसी को हम कहते हैं डायलाइजर। अगर मैं आपसे कहूं कि ये डायलाइजर क्या है, तो इसमें अपन ने कुछ पॉइंट लिखे हैं। डायलाइजर बेसिकली एक प्लास्टिक चैम्बर है। ये एक प्लास्टिक चैम्बर है जिसके अंदर 2 कंपार्टमेंट होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डायलाइजर में कितने कंपार्टमेंट होंगे, तो हम आंसर देंगे कि इसके अंदर 2 कंपार्टमेंट होते हैं। 2 कंपार्टमेंट में से एक कंपार्टमेंट के अंदर तो जो ब्लड लेके आ रहे हैं आप, वो ब्लड रन करता है। एक कंपार्टमेंट में तो क्या करता है, ब्लड रन करता है। और दूसरे कंपार्टमेंट में इस ब्लड को फिल्टर करने के लिए जो साथ में आप सॉल्यूशन काम में लेते हैं, दूसरे कंपार्टमेंट में वो सॉल्यूशन रन करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि उस डायलाइजर के अंदर ब्लड और जो सॉल्यूशन आप काम में ले रहे हैं वो सारा मिक्सअप हो जाता है, ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन अलग कंपार्टमेंट में रन करता है, आउटर कंपार्टमेंट में, और ब्लड इनर कंपार्टमेंट में रन करता है। इधर ब्लड रन करेगा, इधर सॉल्यूशन रन करेगा, और इन दोनों के बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। जिस प्रकार से किडनी के अंदर आपने देखा होगा, ये ग्लोमेरुलस है, इस ग्लोमेरुलस के अंदर क्या रन करता है, ब्लड रन करता है। ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड रन करता है और इस ब्लड को फिल्टर करके इसमें से फिल्ट्रेट बनाती है किडनी, और फिल्ट्रेट बना करके अल्टीमेटली क्या बनाया जाता है, यूरिन बनाया जाता है। सेम उसी प्रकार से यहां पर देखिएगा, ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। जिस प्रकार से यहां ये ग्लोमेरुलस वाली मेम्ब्रेन होती है, इसमें एक कंपार्टमेंट में ब्लड रन करता है और दूसरे में सॉल्यूशन रन करता है। ये जो आर्टिफिशियल चैम्बर है प्लास्टिक का, इसको हम आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। ये एक डायलाइजर जिसको हमने लिखा है आर्टिफिशियल किडनी, ये एक प्लास्टिक का चैम्बर है जिसमें 2 कंपार्टमेंट होते हैं जो कि किडनी की तरह काम करता है, जिसके अंदर इसको हम होलो फाइबर डायलाइजर कहते हैं, क्योंकि इस डायलाइजर के अंदर अगर अपन देखें तो इस प्रकार से सेल्यूलोज के फाइबर होते हैं जो कि नेफ्रॉन की तरह काम आते हैं। ये फाइबर होते हैं, इनके अंदर माइक्रो फिलामेंट्स होते हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स होती हैं। उन फाइबर को हम क्या कहते हैं, सेल्यूलोज फाइबर। और एक डायलाइजर के अंदर 8 से 10 हजार सेल्यूलोज फाइबर होते हैं। एक डायलाइजर में कितने रेशे होते हैं, 8 से 10 हजार रेशे या सेल्यूलोज के फाइबर होते हैं। और ये 8 से 10 हजार सेल्यूलोज के फाइबर मिलकर के 1.5 से 2 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं एक्सचेंज के लिए। कितना सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, 1.5 से 2 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं यहां पर एक्सचेंज करने के लिए, ब्लड को फिल्टर करने के लिए। और इस डायलाइजर के अंदर ब्लड का और डायलिसेट का फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर इसके अंदर ब्लड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसमें जो सॉल्यूशन काम में लेंगे वो नीचे से ऊपर की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी ब्लड का फ्लो अगर ऊपर से नीचे है तो इसके अंदर जो डायलिसेट रन करेगा वो नीचे से ऊपर की तरफ रन करेगा। इसमें जो मेनली ब्लड का फ्लो होता है, यानी जो ब्लड रन कर रहा है, इस ब्लड का फ्लो होता है 250 से 500 ml पर मिनट। यानी इस डायलाइजर के अंदर कितना ब्लड पर मिनट निकलेगा, 250 से 500 ml। और उसके साथ ही साथ जो ऑपोजिट डायरेक्शन में सॉल्यूशन, जो जिसको हम डायलिसेट कहते हैं, वो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें डायलिसेट की कि वो कितने में करेगा फ्लो, तो वो करता है 500 से 800 ml पर मिनट। अगर इसको अपन थोड़ा और डिटेल में समझें तो देखिए, आगे मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है। ये डायग्राम है, देखिएगा। इस डायग्राम के अंदर अगर अपन देखें आराम से, इसको हम कहते हैं डायलाइजर। ये क्या है, डायलाइजर, या इसको हम आर्टिफिशियल किडनी। यहां पर ये देखिए डायलाइजर, ये डायलाइजर है या ये आर्टिफिशियल किडनी है। इस डायलाइजर को आपने देखा होगा, इस डायलाइजर को ही हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। ये डायलाइजर आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करता है। ब्लड को फिल्टर करने का काम हमारी बॉडी में जिस प्रकार से किडनी करती है, उसी प्रकार से इस डायलिसिस प्रोसेस के दौरान ये आर्टिफिशियल प्लास्टिक चैम्बर काम आता है। ये एक प्लास्टिक का चैम्बर है जिसमें 2 कंपार्टमेंट होते हैं।
एक इनर कंपार्टमेंट होता है, उस इनर कंपार्टमेंट में देखिए यहां पर रेड कलर से दर्शाया हुआ है, इसमें ब्लड फ्लो करता है। एक इनर कंपार्टमेंट होता है जिसमें ये रेड कलर में दर्शाया हुआ है, जिसमें ब्लड फ्लो करता है। और एक आउटर कंपार्टमेंट होता है, उस आउटर कंपार्टमेंट में देखिएगा ये यहां से जो सॉल्यूशन जा रहा है, ये सॉल्यूशन यहां पे रन कर रहा है, ये आउटर कंपार्टमेंट में इस प्रकार से सॉल्यूशन रन कर रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सचेंज होगा, ये सॉल्यूशन जैसे जैसे एक्सचेंज होगा, वेस्ट प्रोडक्ट आएंगे। इसमें देखो येलो कलर का होता जा रहा है, यूरिन की तरह बन रहा है। ये देखिए ये इस प्रकार से येलो हो रहा है, ये यूरिन की तरह बन रहा है। ये फ्रेश डाइलेसेट था जो कि ब्लू कलर का है, लेकिन जैसे जैसे एक्सचेंज होगा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, ये येलो कलर का हो रहा है, यूरिन जैसा बन रहा है। तो ये एक प्लास्टिक का चैम्बर है जिसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक इनर कंपार्टमेंट होता है, एक आउटर कंपार्टमेंट होता है। ये एक एक्ट करता है किडनी की तरह। इसमें 8000 से 10,000 सेल्यूलोज के फाइबर होते हैं जो कि एक्सचेंज करने के लिए 1.5 से 2 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया बना देते हैं। इसको होलो फाइबर डायलाइजर भी कहते हैं। इसके अंदर खाली जगह है इसलिए खोखला है, इसलिए होलो फाइबर डायलाइजर, क्योंकि इसमें सेल्यूलोज के फाइबर या रेशे होते हैं इसलिए होलो फाइबर डायलाइजर कहते हैं। इसमें जो ये ऊपर से नीचे की ओर ब्लड रन करता है, ये ब्लड, और नीचे से ऊपर की ओर ये डायलेसेट रन कर रहा है। ब्लड और ये सॉल्यूशन जिसको हम डायलेसेट कहते हैं, ये जो सॉल्यूशन है इसको कहा जाता है डायलेसेट। कंफ्यूज नहीं होना है, जो सॉल्यूशन काम में लेते हैं उसको तो कहा जाता है डायलेसेट या डायलाइसिस सॉल्यूशन। जो ये किडनी की तरह काम करता है उसको हम कहते हैं डायलाइजर। जो ये प्रोसेस है उसको हम कहते हैं डायलाइसिस। और जो इसमें मशीन काम में आती है उसको कहा जाता है डायलाइसिस मशीन। डायलाइसिस प्रोसीजर है, मशीन का नाम है डायलाइसिस मशीन। जो किडनी की तरह काम करता है वो डायलाइजर है, और जो सॉल्यूशन काम में लेते हैं उसको डायलेसेट कहा जाता है। तो डायलेसेट और ब्लड ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करता है। देखिए डायलेसेट जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, यहां से अंदर जा रहा है और फिर इधर बाहर निकल रहा है। ये फ्रेश डायलेसेट फ्लूइड जा रहा है, और जो बाहर निकल रहा है उसको लिखा आपने यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड। इधर से ब्लड बाहर आ रहा है आर्टरी से, आकर के इस मशीन में इस डायलाइजर में आ रहा है, यहां से वापस इस वेन की तरफ देखिए इंट्रोड्यूस हो रहा है। ये वेन की तरफ इंट्रोड्यूस हो रहा है और ये आर्टरी से यहां पर क्या हो रहा है, रिमूवल किया जा रहा है। तो ब्लड ऊपर से नीचे आ रहा है और डायलेसेट नीचे से ऊपर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। और दूसरा हम कह रहे हैं कि ये जो ब्लड का फ्लो होता है ये होता है 250 से 500 ml पर मिनट, 250 to 500 ml पर मिनट होता है ब्लड का फ्लो। और जो ये सॉल्यूशन रन करता है, इस सॉल्यूशन का फ्लो होता है 500 to 800 ml पर मिनट। यानी कि सॉल्यूशन कितना रन करता है, 500 to 800 ml पर मिनट, और जो ब्लड का फ्लो होता है वो होता है 250 से 500 ml पर मिनट। यहां पर मैं प्रोसीजर नहीं समझा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं डायलाइजर के बारे में। तो अब आपके पॉइंट टिप्स पे आगे होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि डायलाइजर क्या है तो आप आंसर देंगे कि सर डायलाइजर एक प्लास्टिक का चैम्बर है जिसके अंदर 2 कंपार्टमेंट होते हैं। एक कंपार्टमेंट में ब्लड रन करता है, जबकि दूसरे कंपार्टमेंट में डायलेसेट या जो सॉल्यूशन डायलिसिस के लिए काम में लेते हैं वो रन करता है। दोनों कंपार्टमेंट एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट रहते हैं, यानी कि ये सॉल्यूशन और ब्लड कभी भी आपस में मिक्स्ड नहीं होते हैं। ये एक आर्टिफिशियल किडनी भी कहलाता है या किडनी की तरह वर्क करता है। इसके अंदर 8 से 10,000 सेल्यूलोज के फाइबर होते हैं। ये खोखला होता है इसलिए इसको होलो फाइबर डायलाइजर कहते हैं। 8 से 10,000 ये सेल्यूलोज के फाइबर मिलकर के 1.5 to 2 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया एक्सचेंज के लिए प्रोवाइड करते हैं। इसमें ब्लड का फ्लो और डायलाइसेट या डायलिसिस सॉल्यूशन का फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ब्लड का फ्लो इसमें प्रति मिनट 250 से 500 ml होता है, जबकि इसमें डायलिसिस सॉल्यूशन या डायलिसेट का फ्लो जो होता है वो होता है 500 to 800 ml पर मिनट। ये हमने बात की डायलाइजर के बारे में, यहां तक समझ में आ गया होगा। एग्जाम में कई बार ये डायग्राम भी बताया गया है कि ये क्या है, पहचानिए जरा। ये नाम उसमें हटा दिया जाता है, ये हटा दिया जाता है, ये हटा दिया जाता है, सिर्फ ये दिखाया जाता है कि ये क्या है। तो अब आपको आंसर देना है कि ये बेसिकली क्या है, डायलाइजर है। देखिए इसमें ये जो यहाँ पर पोर्ट दिखाई दे रहा है, ढक्कन दिखाई दे रहा है, यहाँ से तो ब्लड को इंट्रोड्यूस किया जाता है, अंदर की ओर ब्लड रन करता है और यहाँ से ब्लड को वापस फिल्टर करके निकाल लिया जाता है। इधर से ब्लड आएगा और इधर से वापस निकल जाएगा फिल्टर होकर। इधर ये जो एक पोर्ट दिया हुआ है, इस पोर्ट से उस सॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और इस पोर्ट से उस सॉल्यूशन को वापस बाहर निकाल लिया जाता है। ये है डायलाइजर।
उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट, डायलाइजर के बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है, देखिएगा, डायलेसेट। डायलेसेट को अपन ने पहले ही लिखा है। डायलेसेट बेसिकली क्या है, सॉल्यूशन है विच यूज फॉर हीमोडायलिसिस। डायलेसेट बेसिकली वह सॉल्यूशन है जो हीमोडायलिसिस के लिए काम में लिया जाता है। इसको हीमोडायलिसिस सॉल्यूशन भी कहा जाता है और इसको डायलेसेट भी कहा जाता है। दूसरा, इसका तापमान जो होना चाहिए वो बॉडी टेम्परेचर के आसपास होना चाहिए, क्योंकि ठंडा डायलेसेट होगा तो वो जो उसके कांटेक्ट में ब्लड आएगा उसमें कंडक्शन के द्वारा हीट लॉस होगा और वो ब्लड का टेम्परेचर भी क्या कर देगा, कम कर देगा। तो 35 टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसका तापमान यानी बॉडी टेम्परेचर पे होना चाहिए। यह वह सॉल्यूशन है जो हीमोडायलिसिस के लिए काम में लिया जाता है। और इस सॉल्यूशन का कोई जरूरी नहीं है कि ये स्टेराइल हो। अगर ये अनस्टेराइल भी हो तो भी वो जो डायलाइजर है उसके अंदर जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसकी कैपेसिटी होती है कि इवन वो वायरस तक को अंदर नहीं जाने देता है। तो इस सॉल्यूशन का इतना स्टेराइल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो डायलाइजर है उसकी इतनी कैपेसिटी होती है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर ब्लड में नहीं जाने देता है। अगर हम बात करें इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, इस सॉल्यूशन के अंदर एक तो होता है बाइकार्बोनेट, दूसरे होते हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट, तीसरा इसमें होता है पानी, चौथा इसमें होता है ग्लूकोज। यानी कि मैं आपसे पूछूं कि ये सॉल्यूशन में होता क्या क्या है, किसका मिक्सचर है, तो हम आंसर देंगे कि इसके अंदर होता है बाइकार्बोनेट, इलेक्ट्रोलाइट, वाटर और ग्लूकोज। ये बाइकार्बोनेट, इलेक्ट्रोलाइट, वाटर और ग्लूकोज का क्या है, मिक्सचर है। और जो ग्लूकोज इसमें काम में ली जाती है वो ग्लूकोज का नाम होता है इकोडेक्स्ट्रिन। अगर आपसे पूछे कि डायलिसिस के दौरान काम में ली जाने वाली ग्लूकोज कौन सी होती है, तो हम आंसर देंगे कि डायलिसिस के दौरान काम में ली जाने वाली ग्लूकोज जो होती है वो इकोडेक्स्ट्रिन कहलाती है। तो आपने 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं कि जो सॉल्यूशन है उसको डायलेसेट कहते हैं। 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होना चाहिए। यह वह सॉल्यूशन होता है जो डायलिसिस के लिए काम में लेते हैं। इसमें बाइकार्बोनेट, इलेक्ट्रोलाइट, पानी और ग्लूकोज होता है, और जो ग्लूकोज इसमें काम में लेते हैं उसको इकोडेक्स्ट्रिन कहा जाता है। तो यहां हमने डायलेसेट के बारे में पढ़ लिया। अगर हम बात करें इसके बाद में तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमने लिखा है प्रोसीजर। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बार ब्लड को फिल्टर करने के लिए या डायलिसिस के लिए कितना वक्त लगता है, तो 4 से 6 घंटे तक, 4 से 6 घंटे का ड्यूरेशन चाहिए एक बार डायलिसिस के लिए। अगर पूछें फ्रीक्वेंसी कि डायलिसिस कितनी बार करना चाहिए एक सप्ताह में, तो सप्ताह में कम से कम 3 बार, यानी कि एक दिन छोड़ करके एक दिन, हर एक अल्टरनेट डे पर डायलिसिस करना है। ऐसा तो है नहीं कि आज आपने ब्लड को फिल्टर करके ब्लड की केमिस्ट्री ठीक कर दी, बट जैसे ही पर्सन घर जाएगा, खाना खाएगा, फिर से उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे, पानी पिएगा, उसके अंदर फ्लूइड का रिटेंशन होगा, साथ ही साथ उसमें एसिडोसिस होगा, H+ आयंस बाहर किडनी नहीं निकाल पाएगी, साथ ही साथ उसमें इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेज हो जाएगा। तो एक बार ब्लड फिल्टर करने से परमानेंटली तो फिल्टर हुआ नहीं है, तो इसको हर एक अल्टरनेट डे पर अपने को क्या करना है, पर्सन को ब्लड का फिल्ट्रेशन करना है। इसलिए एक सप्ताह में 3 बार करते हैं और एक बार डायलिसिस में 4 से 6 घंटे लगते हैं। ऐसी कौन सी ड्रग है जो डायलिसिस के दौरान काम में लेंगे, तो आंसर जाएगा हेपेरिन। क्योंकि हमें पता है, देखिएगा, जब हम डायलिसिस कर रहे हैं, डायलिसिस जब कर रहे हैं तो हमें पता है कि हम सारा का सारा जो ब्लड बाहर लेके जाते हैं, वो बाहर लेके जाने के लिए हम प्लास्टिक की ट्यूबिंग काम में लेते हैं। और इस प्लास्टिक की ट्यूबिंग के अंदर तो नेचुरल एंटीकोगुलेंट नहीं है, बॉडी में तो नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, तो वो इसके अंदर क्या हो रहा है, थ्रोम्बस नहीं बनने देता है। लेकिन जब हम ब्लड को बाहर प्लास्टिक की इस ट्यूबिंग के अंदर लेके जाते हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं ब्लड के क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें नेचुरल को एंटीकोगुलेंट नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जब हम डायलिसिस करते हैं तो साथ ही साथ हेपेरिन काम में लेते हैं इस मशीन में, और हेपेरिन काम में लेंगे तो वो हेपेरिन इन प्लास्टिक की ट्यूबिंग के अंदर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। अरे आपसे पूछ लिया जाए कि डायलिसिस के दौरान कौन सी ड्रग्स ऐसी है जो हम ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए काम में लेते हैं, या सिंपली आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी ड्रग्स डायलिसिस के अंदर यूज में ली जाती है, तो दोस्तों आंसर देना है हेपेरिन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेरी सिंपल, कि हम डायलिसिस के लिए ब्लड को प्लास्टिक की ट्यूबिंग में ले जाते हैं, बॉडी में तो नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है लेकिन प्लास्टिक की ट्यूबिंग में तो है नहीं, तो वहां पर क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा है, और इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम साथ में कौन सी ड्रग्स चला देते हैं, हेपेरिन दे देते हैं। तो कौन सी ड्रग्स काम में लेंगे, हेपेरिन। उसके बाद में अगर आपसे पूछें कि कौन सी ऐसी 2 ड्रग्स है जो अपन रोकते हैं, तो आंसर जाएगा कि 2 ऐसी ड्रग्स है जिनको हम रोकते हैं। वो ड्रग्स है, एक तो है एंटी हाइपरटेंसिव और दूसरी है डिजॉक्सिन।
अब एंटी हाइपरटेंसिव और डिजोक्सिन को क्यों रोकते हैं इसको हम अभी पढ़ेंगे। यहां तक 3 चीजें याद रखनी है। 4 से 6 घंटे एक बार डायलिसिस में काम में लगते हैं। दूसरा, इसमें हर अल्टरनेट डे पर या सप्ताह में 3 बार डायलिसिस करना पड़ता है। हेपेरिन जो ड्रग्स है वो क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए अपन डायलिसिस के दौरान काम में लेते हैं। और 2 ड्रग्स है एंटी हाइपरटेंसिव और डिजोक्सिन को हम डायलिसिस से पहले विदहोल्ड करते हैं, रोकते हैं, इनको नहीं लेना है। अगर हम बात करें इसके बाद में इस प्रोसीजर के बारे में, तो ये प्रोसीजर भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। किसी प्रकार के नाम नहीं दिए होते हैं, डायग्राम दिया होता है। ये देखिए, ये जो मशीन है यहां पर, ये मशीन हीमोडायलिसिस मशीन है। ये यहां पर एक आर्टिफिशियल किडनी लगी हुई है, थोड़ा सा दिख रहा है, ये डायलाइजर है। इस पर्सन से यहां से देख लीजिएगा, ये रेड पर यहां पर क्लैंप दिखाई दे रहा है। यहां से ब्लड को विड्रॉ किया जाता है, इस मशीन के लिए लेके जाया जाता है। यहां से मशीन में जाएगा, साथ में डायलेशेट मिक्स होगा और इसके बाद में ये जो है यहां से ब्लड फिल्टर होगा और फिल्टर होने के बाद में यहां पर ये जो दूसरी ट्यूबिंग आपको दिखाई दे रही है, इस ट्यूबिंग की मदद से वापस ब्लड को क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो इस प्रकार के डायग्राम कई बार एग्जाम में दिखाए जाते हैं, जिसमें आपको दिख रहा है एक से ब्लड विड्रॉ कर रहे हैं और दूसरे से वापस इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये जो प्रोसेस है इसको हमने क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। तो ये डायग्राम में पूछ लिया जाए, आपसे पूछे कि ये क्या है, तो आप कहेंगे ये हीमोडायलिसिस है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ब्लड को बॉडी से बाहर ले जाकर के मशीन से फिल्टर कर रहे हैं। दूसरा, अपन ने यहां पे भी दिया हुआ है, देखिएगा, ये ब्लड अपन विड्रॉ कर रहे हैं आर्टीरियल एंड से, एरो करके दिखाया हुआ है। आर्टीरियल एंड से ब्लड जाने के बाद में मशीन के अंदर एक पंप लगा होता है जो फ्लो इसका सेटल करता है कि कितना ब्लड पर मिनट निकालना है। उसके बाद में ये ब्लड देखिए इस डायलाइजर के अंदर आता है, जो कि आर्टिफिशियल किडनी है। ब्लड ट्यूबिंग फ्लो थ्रू डायलिसिस फ्लूइड। अब ये जैसे ही डायलाइजर के अंदर ये ब्लड आ रहा है, यहां पे ब्लड रन कर रहा है। दूसरी तरफ देखिएगा, ये यहां पर डायलिसिस सॉल्यूशन है जिसको हम डायलिसेट कहते हैं। ये इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां पे रन करेगा और रन करके यहां से वापस बाहर निकलेगा। तो ये यहां पर क्या है, यूज्ड डायलिसिस सॉल्यूशन है। यहां पे इस सॉल्यूशन के साथ पानी और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलेंगे और जैसे ही ब्लड फिल्टर होगा वापस से इसको इंट्रोड्यूस करवाया दिया जा रहा है। ये प्रोसेस क्या है, डायलिसिस। लेकिन इसको अपन यहां पर डिटेल में पढ़ें कि किस प्रकार से डायलिसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो देखिएगा, ये एक पर्सन है जिसकी ये एक्सट्रीमिटी है, इस एक्सट्रीमिटी में मान लीजिए ये आर्टरी है। आर्टरी में कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। दूसरी इस एक्सट्रीमिटी में ये मान लीजिए एक वेन है, वेन के अंदर ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। वेन ब्लड को लेकर के जाएगी जबकि आर्टरी ब्लड को लेकर के आएगी। आर्टरी में ब्लड आ रहा है जबकि वेन वापस ले जा रही है। अब हमें डायलिसिस करना है। डायलिसिस करने के लिए हमें पता है किस प्रकार की मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम आंसर देंगे कि हमें एक डायलिसिस वाली मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। इस डायलिसिस वाली मशीन के अंदर यहाँ पर एक रेगुलेटरी पंप लगा होता है। अब अगर अपन बात करें, हमें डायलिसिस के लिए यहाँ से प्रिक करके आर्टीरियल ब्लड को कहाँ लेकर के आना है, मशीन के लिए लेकर के आना है। मशीन में जैसे ही ये ट्यूबिंग आएगी इस पंप के पास में, तो ये पंप क्या करता है, फ्लो सेट कर लेता है कि प्रति मिनट कितना ब्लड लाना है। और हमें पता है जनरली कितना लाते हैं, 250 से 500 ml। अब जैसे ही आएगी इस मशीन के अंदर, इस मशीन के अंदर आते ही इस ब्लड के साथ यहाँ पर एक इन्फ्यूजन पंप जुड़ा होता है। इन्फ्यूजन पंप की मदद से हम यहाँ पर एक ड्रग साथ में ऐड कर देते हैं जो कि ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को रोकेगा। और यहाँ पर ये जो ड्रग्स हम काम में लेते हैं ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को रोकने के लिए, इस ड्रग्स का क्या नाम है, हेपेरिन। और हेपेरिन देने वाला पंप क्या कहलाता है, हेपेरिन पंप। यानी कि जो ड्रग्स हम डायलिसिस के दौरान काम में लेते हैं वो क्या होती है, हेपेरिन। और हेपेरिन देने वाला पंप क्या कहलाता है, हेपेरिन पंप। अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लड का फ्लो कितना रखना है, तो आप आंसर देंगे 250 से 500 ml पर मिनट। उसके बाद में देखिए दोस्तों, ये हेपेरिन पंप यहाँ पर क्या दे देगा, हेपेरिन दे देगा। उसके बाद में ये ब्लड जाएगा आगे की ओर, और आगे की ओर हमें पता है कहाँ पर जाना है, उस आर्टिफिशियल किडनी के पास में जाना है। और हमें पता है कि यहाँ पर जो आर्टिफिशियल किडनी जुड़ी होती है इस मशीन से, उस आर्टिफिशियल किडनी को हम क्या नाम देते हैं। तो आंसर देंगे आप कि उस आर्टिफिशियल किडनी को ही हम नाम देते हैं डायलाइजर। इस आर्टिफिशियल किडनी जो यहाँ जुड़ी होती है इसको हम क्या नाम दें, तो आप आंसर देंगे कि इसको हम नाम देंगे डायलाइजर। और हमें पता है दोस्तों इस डायलाइजर के अंदर कितने कंपार्टमेंट होते हैं। आप आंसर देंगे कि इस डायलाइजर के अंदर 2 कंपार्टमेंट होते हैं। एक इनर कंपार्टमेंट होता है, एक आउटर कंपार्टमेंट होता है।
अरे बोलो होता है क्या? आंसर जाएगा यस। अब हमें पता है इनर कंपार्टमेंट के साथ आएगी ये ट्यूबिंग जो कि ब्लड लेकर के आएगी, यानी कि इस इनर कंपार्टमेंट के अंदर क्या रन कर रहा है, तो आप आंसर देंगे कि इनर कंपार्टमेंट के अंदर ब्लड रन कर रहा है। अरे बोलो कर रहा है क्या? आंसर जाएगा यस कर रहा है, ये ब्लड रन कर रहा है। वापस इस इनर कंपार्टमेंट में आने वाले ब्लड को लेकर के जाएगी एक ट्यूबिंग, इस मशीन के अंदर जाएगी। मशीन के अंदर एक एयर डिटेक्टर होता है, अगर कहीं पर भी कनेक्शन लूज रहा और उस सर्कुलेशन में कोई एयर बबल आ गई तो उस एयर बबल को ये एयर ट्रैपर क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, यहीं पर रोक लेगा, नहीं तो सर्कुलेशन में चला गई अगर एयर तो एयर एम्बोलिज्म हो जाएगा। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए काम कौन आता है? एयर ट्रैपर। एयर ट्रैपर ने एयर ट्रैप कर ली, उसके बाद में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये ब्लड जो है फिल्टर होने के बाद में वापस ये फिल्टर्ड ब्लड जो है वो कहाँ जा रहा है? वैन के अंदर। अब अगर अपन बात करें तो ये जो ब्लड आ रहा था, इस ब्लड के अंदर एक तो एक्सेस फ्लूइड था, इस ब्लड के साथ एक्सेस फ्लूइड था, ये फ्लूइड मैं ग्रीन कलर में दर्शा रहा हूं। इस ब्लड के साथ एक्सेस हाइड्रोजन आयन थे जो मैं यहाँ ब्लू कलर से एच कर रहा हूं, और इस ब्लड के साथ हमें पता है नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट थे, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट थे, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन। यानी यहां पर मैं ब्लैक कलर में आपको दिखा रहा हूं, ये नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन। यानी कि इस ब्लड के अंदर एक तो ये वेस्ट प्रोडक्ट बढ़े हुए हैं, दूसरा इस ब्लड के अंदर मैं आपको ग्रीन कलर से दर्शा रहा हूं कि इस ब्लड के अंदर पानी का रिटेंशन हो रखा था, इस ब्लड के अंदर पानी का रिटेंशन हो रखा था, यानी कि इसके अंदर पानी का रिटेंशन हो रखा था। इसके अलावा तीसरा मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ H+ से, इस ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन का रिटेंशन हो रखा था। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर कैल्शियम कम था, लेकिन इसके अंदर क्या था? पोटेशियम ज़्यादा था, फॉस्फेट ज़्यादा था, मैग्नीशियम ज़्यादा था, हाइपर मैग्नीशियमिया, हाइपर फॉस्फेटेमिया और हाइपर कैलीमिया हो रखा था। जबकि इस ब्लड के अंदर क्या कम हो रखा था? कैल्शियम कम हो रखा था, सोडियम कम हो रखा था। अब अगर अपन बात करें, यहां पर एक सॉल्यूशन हम काम में ले रहे हैं, और हमने पता है कि अपने डिस्कस भी किया कि जो सॉल्यूशन हम काम में लेते हैं डायलिसिस के लिए वो कहलाता है डायलिसेट। और ये डायलिसेट भी अपन ने डिस्कस किया था कि डायलिसेट इस डायरेक्शन में रन करेगा, जिधर ब्लड रन करेगा उसके ऑपोजिट डायलिसेट रन करेगा। क्लियर? इस डायलिसेट के अंदर अपन ने बात की कि इसमें एक तो होता है पानी, एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, एक इसके अंदर होता है बाइकार्बोनेट, और एक इसके अंदर होता है इकोडेक्स्ट्रिन। क्लियर है? अब इस प्रोसीजर को आप समझिए। ये एक पर्सन की एक्सट्रीमिटी है, यहां से आपने आर्टीरियल ब्लड लिया, इस ब्लड के अंदर हमें पता है वेस्ट प्रोडक्ट है, इसके अंदर हमें पता है पानी ज़्यादा रिटर्न हो रखा है, इस ब्लड के अंदर H+ आयन रिटर्न हुए हैं जिससे एसिडोसिस हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेज है। ये मशीन में गया 250 से 500 ml पर मिनट के हिसाब से। इसके अंदर हेपेरिन पंप था जो कि हेपेरिन इसके साथ दिया जा रहा है क्योंकि इसके अंदर ट्यूबिंग में क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना है। तो कौन सी ड्रग्स काम में लेते हैं डायलिसिस में? तो आंसर देंगे हम हेपेरिन काम में लेते हैं। फिर ये ब्लड गया इस डायलाइजर के अंदर या इस आर्टिफिशियल किडनी के अंदर, इनर कंपार्टमेंट में ब्लड रन कर रहा है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट बढ़े हुए हैं, पानी बढ़ा हुआ है, H+ आयन रिटर्न हो रखे हैं, कैल्शियम और सोडियम कम हो रखा है, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट बढ़ा हुआ है। इन चारों चीज़ों को अगर हम ठीक कर दें, चीज़ों इन चार ही है, इनको अगर हम ठीक कर दें तो ऑटोमेटिकली ब्लड की केमिस्ट्री ठीक हो जाएगी। वापस ब्लड जा रहा है और यहाँ पर एयर ट्रैपर है, अगर कहीं पर भी कनेक्शन लूज रहा है, एयर बबल्स आ गया तो ये यहीं पर ट्रैप कर लेगा, अदरवाइज एयर अगर सर्कुलेशन में चली गई तो एयर एम्बोलिज्म हो जाएगा। अब दूसरी तरफ हम सॉल्यूशन काम में ले रहे हैं जो कि इंटरचेंज करेगा और यहाँ पर ब्लड को फिल्टर करने का काम करेगा। जो सॉल्यूशन हम डायलिसिस के लिए काम में लेते हैं उसको कहा जाता है डायलिसेट। 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। ये सॉल्यूशन जो है वो पानी, इलेक्ट्रोलाइट, बाइकार्बोनेट और इकोडेक्स्ट्रिन का मिक्सचर है। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट डायग्राम में सिर्फ मैं डायलाइजर को बता रहा हूं, अब आप मुझे 1 बाय 1 बताते रहेंगे कि इसमें हमें करना क्या क्या है। ये डायलाइजर बनाया अपन ने, इस डायलाइजर के अंदर अपन ने 2 कंपार्टमेंट बनाए हैं।
इनर कंपार्टमेंट के अंदर अपन ने बात की कि इसके अंदर ब्लड रन कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में, यहां से ब्लड आ रहा है, इधर से निकलेगा। और आउटर कंपार्टमेंट के अंदर अपन ने बात की कि इसके अंदर सॉल्यूशन रन कर रहा है जिसको हम डायलिसेट कह रहे हैं, और ये यहां से बाहर निकलेगा। ये ब्लड का फ्लो है। आप देखेंगे ब्लड ऊपर से नीचे जा रहा है, ब्लड का फ्लो है ये, जबकि डायलिसेट का फ्लो है ये, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ब्लड का फ्लो अपन ने बात की होता है 250 से 500 ml पर मिनट, जबकि डायलिसेट का फ्लो हमें पता है ये होता है 500 से 800 ml पर मिनट, 500 to 800 ml पर मिनट। उसके बाद हमने बात की है कि यहां पे हमारे ब्लड के अंदर एक तो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। दूसरा अपन ने बात की कि ब्लड के अंदर पानी बढ़ा हुआ है, फ्लूइड एक्सेस यहां पर क्या हो गया है, इकट्ठा हो गया। तीसरा अपन ने बात की कि ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन रिटेन हो रखे हैं। और चौथा अपन ने बात की कि 2 इलेक्ट्रोलाइट तो कम हो रखे हैं, एक तो है सोडियम और एक है कैल्शियम, और 3 इलेक्ट्रोलाइट बढ़े हुए हैं इसके अंदर, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट। यही तो प्रॉब्लम है। इनको अगर ठीक कर देंगे तो एक तो पीएच रीस्टोरेशन हो जाएगा, अगर H+ आयन को निकाल दिया जाए तो फ्लूइड बाहर निकाल देंगे तो हाइपरवोलीमिया ठीक हो जाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल देंगे और साथ में इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेज को ठीक कर देंगे। अब इसमें क्या होता है कि ये जो आप सॉल्यूशन काम में लिया, इस सॉल्यूशन के अंदर अपन ने बात की कि पानी है, बाइकार्बोनेट है, ग्लूकोज है और इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन कहीं पर भी अपन ने लिखा है कि इस पानी के अंदर कोई वेस्ट प्रोडक्ट है। तो जब ये पानी इधर को रन कर रहा है, ये डायलिसेट रन कर रहा है, ये सॉल्यूशन रन कर रहा है, अंदर की ओर ब्लड रन कर रहा है, और इन दोनों के बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जिसमें छोटे छोटे पोर प्रेजेंट है। सेमी परमेबल मतलब इसमें छोटे छोटे छिद्र या पोर प्रेजेंट है। अब एक तरफ ब्लड रन कर रहा है इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एक तरफ, और दूसरी तरफ डायलिसेट रन कर रहा है। ब्लड के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट बढ़े हुए हैं, जबकि इस डायलिसेट में नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है ही नहीं। तो यहां पर ये जो टोटल ब्लड या ये जो टोटल सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन के ग्रेन्यूल है, ये यहां पर सॉल्वेंट है कि सोल्यूट है। हम आंसर देंगे कि ये यहां पर यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन के मॉलिक्यूल है, ये इसके लिए क्या है, सोल्यूट है। अब इस सोल्यूट को अगर आप देखें तो इस सोल्यूट की कंसंट्रेशन ब्लड में तो है ज्यादा, जबकि डायलिसेट में तो है ही नहीं। तो ये सोल्यूट क्या करेंगे, अपनी अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कि ब्लड से निकल करके इस पानी में आने लग जाएंगे, और इस सॉल्यूशन के साथ ये यहां से क्या करेंगे, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन क्या होने लग जाएंगे, बाहर निकलने लग जाएंगे। अब अगर ये सोल्यूट है और ये सोल्यूट अपनी अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो किसी भी सोल्यूट का हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना कहलाता है डिफ्यूजन। आप मुझे बताएं कि क्या ये डिफ्यूजन के द्वारा ये नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट इस ब्लड में से बाहर निकल करके इस सॉल्यूशन के साथ बाहर निकल जाएंगे? आंसर जाएगा यस, निकल जाएंगे। अगर ये नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट इस सॉल्यूशन के साथ बाहर निकल गए, आप बताएं किस मैकेनिज्म के द्वारा निकले हैं? आंसर जाएगा डिफ्यूजन के द्वारा निकले हैं। और ये नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाएंगे तो जो वापस ब्लड जाएगा, क्या उस ब्लड के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट होंगे? आंसर जाएगा कि जो वापस ब्लड जाएगा उसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होंगे। क्लियर है? उसके बाद में देखिएगा, अपन ने क्या किया है कि इसके अंदर ग्लूकोज भर दी, इकोडेक्स्ट्रीन। पहले क्या होता था, सिंपल ग्लूकोज काम में लेते हैं, डेक्स्ट्रोज। कई बार देखा गया कि जब ग्लूकोज काम में ली तो ग्लूकोज जब इस ब्लड के अंदर मान लीजिए आपने ज्यादा डाल दी, मान लीजिए इस डायलिसेट में मान लीजिए एक पर्सन के ब्लड ग्लूकोज लेवल है 130 mg/dl, और हमने इस डायलिसेट के अंदर ग्लूकोज डाल दी है 180 mg/dl के हिसाब से। क्लियर है? पहले सिंपल ग्लूकोज काम में लेते थे और उसमें अगर मान लीजिए गलती से भी ब्लड में 130 है और इसमें 120 हुई तो सिंपल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कई बार यहां पर उल्टा ब्लड में चले जाते थे। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए वर्तमान में जो काम में लेते हैं वो लेते हैं इकोडेक्स्ट्रीन। इकोडेक्स्ट्रीन काम में लेंगे तब होगा क्या,
आपने यहां पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ज्यादा डाल दिए और आपने यहां पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ज्यादा डाल दिए, तो ये ग्लूकोज क्या करेगा, ऑस्मोसिस करेगा। ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का, और सॉल्वेंट यहां पर क्या है, पानी है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या है, पानी। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, पानी। थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह की सहायता से, फ्रॉम कहां से, लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। अंदर ग्लूकोज 130 mg पर डीएल की रेंज में था, लेकिन बाहर आपने 180 की रेंज में डाल दिया, तो ये बाहर वाली ग्लूकोज ऑस्मोसिस करेगी, और ऑस्मोसिस के द्वारा मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि पानी फ्रॉम लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, पानी अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा ऑस्मोसिस के द्वारा। और ऑस्मोसिस कौन क्रिएट करवा रहा है, इकोडेक्स्ट्रीन करवा रहा है। ये ऑस्मोसिस जब होगा तो ऑस्मोसिस के द्वारा यहां पर रिमूवल किसका हो रहा है, पानी का रिमूवल हो रहा है। ऑस्मोसिस कौन इंड्यूस करवा रहा है, इकोडेक्स्ट्रीन। जितना ऑस्मोसिस होगा आप बताएं क्या पानी के मॉलिक्यूल ब्लड में से निकल करके इस सॉल्यूशन के साथ आ जाएंगे, आप कहेंगे यस आ जाएंगे, और आ जाएंगे तो ये पानी के मॉलिक्यूल यहां से क्या हो जाएंगे, इस डायलिसेट के साथ बाहर निकल जाएंगे। आप मुझे बताएं ये पानी जब बाहर निकल जाएगा तो क्या अंदर एक्सेस फ्लूइड का रिटेंशन हो रखा था, पानी का रिटेंशन हो रखा था, वो बाहर निकल गया, आप आंसर कहेंगे यस बाहर निकल गया। मुझे बताएं कौन सी प्रोसेस के द्वारा निकला है, आप आंसर देंगे ऑस्मोसिस के द्वारा। ऑस्मोसिस किसने इंड्यूस किया, इकोडेक्स्ट्रीन ने इंड्यूस किया। तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल गए, ऑस्मोसिस से पानी बाहर निकल गया। अब यहां पर देखिएगा, जब ऑस्मोसिस हुआ, ऑस्मोसिस से पानी बाहर निकला, तो जब पर्सन की नॉर्मल किडनी काम कर रही थी तब 5 लीटर पर्सन की बॉडी के अंदर क्या था, पानी, 50 ग्राम क्या था, नमक। जब किडनी फेलियर हुआ, फ्लूइड का रिटेंशन होकर के पानी हो गया 8 लीटर, नमक हो गया उसके अंदर 60 ग्राम। तो हमने की बात यहां पर कि डाइल्यूशन की वजह से सोडियम की कंसंट्रेशन कम होती है और हाइपोनेट्रीमिया होता है। लेकिन अब जैसे ही यहां पर अपन ने ऑस्मोसिस के द्वारा पानी बाहर निकाला, और मान लीजिए 2 लीटर पानी आपने बाहर निकाल दिया, 2 लीटर पानी बाहर निकाला, तो अब बॉडी के अंदर 6 लीटर पानी बचा है, 6 लीटर पानी के अंदर 60 ग्राम नमक बचा है। आप मुझे बताएं क्या कंसंट्रेशन 1:10 हो जाएगी, आप आंसर देंगे यस हो जाएगी। देखिएगा कुछ अपन ने टिपिकल चीजें नहीं लिखी है। जब नॉर्मल किडनी काम कर रही थी 5 लीटर पानी था बॉडी में, 5 लीटर ब्लड था, 50 ग्राम नमक था, कंसंट्रेशन थी 1:10। जब किडनी फेलियर हुआ तो पानी का रिटेंशन भी हुआ, सोडियम का भी हुआ, लेकिन जितना सोडियम बढ़ा उससे पानी ज्यादा बढ़ा, तो डाइल्यूशन हुआ 8 लीटर में 60 ग्राम हुआ, तो कंसंट्रेशन कम हो गई, हाइपोनेट्रीमिया हो गया। अब आपने डायलिसिस करके 2 लीटर पानी बाहर निकाला तो 6 लीटर पानी में 60 ग्राम नमक बचा, 1:10 की कंसंट्रेशन आ गई, ऑटोमेटिकली ये हाइपोनेट्रीमिया गायब हो जाएगा, क्योंकि पानी बाहर निकल गया। तो सोडियम की कंसंट्रेशन ब्लड में धीरे धीरे क्या हो गई, बढ़ गई। अब हमें क्या करना है, कैल्शियम को ब्लड के अंदर देना है, क्यों, ब्लड में हाइपोकैल्सीमिया हो रखा है। तो हम क्या करेंगे कि इस सॉल्यूशन में कैल्शियम के मॉलिक्यूल ज्यादा डाल दो। अब अगर यहां पर कैल्शियम के मॉलिक्यूल ज्यादा है और ब्लड में कैल्शियम कम है, तो कैल्शियम के मॉलिक्यूल अधिक कंसंट्रेशन यानी कि सॉल्यूशन से निकल करके कम कंसंट्रेशन किस तरफ, ब्लड में, इस सॉल्यूशन से निकल करके, डायलिसेट से निकल करके ब्लड में कैल्शियम जाने लग जाएगा, और ब्लड में कैल्शियम जाएगा तो जो हाइपोकैल्सीमिया हो रखा था वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि एक तो ऑस्मोसिस जब हुआ तो पानी बाहर निकल गया, हाइपोनेट्रीमिया ठीक हो गया, साथ ही साथ अपन ने यहां पर क्या किया है कि बाहर सॉल्यूशन में अपन ने कैल्शियम ज्यादा रखा है, और कैल्शियम जब अपन ने बाहर ज्यादा रखा है तो कैल्शियम के मॉलिक्यूल इस डायलिसेट में से निकल करके ब्लड में गए डिफ्यूजन के द्वारा, और डिफ्यूजन के द्वारा जब कैल्शियम अंदर गया तो ये हाइपोकैल्सीमिया ठीक हो गया। अब अंदर ब्लड के अंदर क्या बढ़ा हुआ है, पोटेशियम बढ़ा हुआ है, ब्लड के अंदर मैग्नीशियम बढ़ा हुआ है और फॉस्फेट बढ़ा हुआ है। पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट ब्लड के अंदर बढ़े हुए हैं, लेकिन यहां हम डायलिसेट के अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट के मॉलिक्यूल उतने ही रखते हैं जितने कि नॉर्मली ब्लड में होने चाहिए। तो अब जितना नॉर्मल ब्लड में होना चाहिए उतना हमने रखा है, लेकिन यहां पर तो नॉर्मल से ज्यादा है, तो जो ज्यादा मॉलिक्यूल है वो अपनी अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ, अंदर ज्यादा है तो ब्लड में से निकल करके बाहर आने लग जाएंगे। और जैसे जैसे ये डिफ्यूज होकर के पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट ब्लड में से निकल करके इस सॉल्यूशन के साथ बाहर आएंगे, उनको हम इस सॉल्यूशन के साथ बाहर निकाल देंगे। तो पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट ये तीनों के तीनों मॉलिक्यूल यहां पर इस सॉल्यूशन के साथ या डायलिसेट के साथ ब्लड से बाहर निकल गया। अब बात आती है पहली बात
कि ये पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट डिफ्यूजन के द्वारा बाहर निकल रहे हैं। कैल्शियम के अंदर कैल्शियम के मॉलिक्यूल डिफ्यूजन के द्वारा अंदर जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट का डिस्टर्बेंसेज जो हो रहा है वो भी डिफ्यूजन के द्वारा ठीक हो रहा है। फिर बात आती है कि सर इस सॉल्यूशन में नॉर्मल पोटेशियम क्यों रखा जाता है? नॉर्मल हमें रखना जरूरी है। अगर हम बिल्कुल भी यहां पर पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट नहीं रखते तो यहां से एक्सेसिव पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट बाहर निकलता और एक ऐसी कंडीशन आती है जब 4 से 6 घंटे तक लगातार पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट बाहर निकलते तो इनका लेवल ब्लड में नॉर्मल से भी कम हो जाता। तो हमें तो नॉर्मल से कम नहीं करना, हमें तो नॉर्मल करना है और नॉर्मल तक रखना है, इसलिए हमें इसको इधर भी नॉर्मल रखना होगा। जब अंदर और बाहर दोनों तरफ नॉर्मल कंसंट्रेशन हो गई तो इनका क्या हो जाएगा, आदान प्रदान रुक जाएगा। इसलिए हम इसको ब्लड में नॉर्मल जितना करना है उतना हम इस डायलिसेट में रखते हैं। अगर यहां बिल्कुल ही नहीं रखते तो एक्सेसिव पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट बाहर निकलता और एंड ऑफ डायलिसिस ब्लड में हाइपोकैलिमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया और हाइपोफॉस्फेटेमिया हो जाता। तो ये भी कंडीशन क्लियर है। डिफ्यूजन के द्वारा इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस ठीक हुआ, जिसमें 3 इलेक्ट्रोलाइट तो बाहर निकले हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट, जिनको बाहर निकाल दिया। 1 इलेक्ट्रोलाइट कैल्शियम को अंदर दे दिया और हाइपोनेट्रीमिया तो जब फ्लूइड बाहर निकला तो ठीक हो गया। अब यहां वाली कंडीशन तो ठीक हो गई। अभी तक अपन ने 3 कंडीशन ठीक कर दी। कंडीशन नंबर 1 जिसमें हमने नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया। कंडीशन नंबर 2 जिसमें हमने ऑस्मोसिस के द्वारा फ्लूइड को बाहर निकाल दिया। कंडीशन नंबर 3 जिसके अंदर अपन ने डिफ्यूजन के द्वारा 3 इलेक्ट्रोलाइट को तो बाहर निकाल दिया और 1 इलेक्ट्रोलाइट को अंदर इंट्रोड्यूस करवा के इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस को ठीक कर दिया। अब इसमें देखिए अभी तक डिफ्यूजन ज्यादा यूज हुआ है। डिफ्यूजन के द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकले हैं, डिफ्यूजन के द्वारा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस ठीक हुआ है, ऑस्मोसिस से सिर्फ पानी बाहर निकला है। कुछ मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कैल्शियम का हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ भी चले जाते हैं और कुछ मॉलिक्यूल पोटेशियम का अंदर हायर प्रेशर से बाहर लोअर प्रेशर की तरफ आते हैं। तो कुछ मॉलिक्यूल का प्रेशर ग्रेडियंट के साथ भी मूवमेंट होता है और प्रेशर ग्रेडियंट के साथ अगर कुछ मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है तो वो कहलाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इसमें कुछ हद तक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी देखने को मिलता है माइनॉरिटी में, ऑस्मोसिस भी देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा यहां पर देखने को क्या मिलता है, डिफ्यूजन देखने को मिलता है। 3 चीजें ठीक हो गई, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस ठीक हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल गए और हाइपरवोलीमिया जो हो रखा था, जो फ्लूइड का रिटेंशन हो रखा था, वो ऑस्मोसिस के द्वारा बाहर निकल गए। लेकिन अभी तक की इस प्रोसेस के अंदर आप मुझे बताएं कि कहीं पर भी जो एसिडोसिस वाली कंडीशन हो रखी थी वो ठीक हो रखी है, हुई है क्या? आप आंसर देंगे कि अभी तक भी एसिडोसिस ठीक नहीं होगा, हमें अभी भी एसिडोसिस ठीक करना है। एसिडोसिस को ठीक करने के लिए हमें पता है ब्लड के अंदर क्या रिटेन हो रखे हैं, तो हम आंसर देंगे कि ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन रिटेन हो रखे हैं और हमें उन हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज करना है। ब्लड के अंदर कौन से आयन बढ़े हुए हैं, तो आप आंसर देंगे कि ब्लड के अंदर H+ आयन रिटेन हो रखे हैं। हमें इनको ठीक करना है। इनको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर जो डायलिसेट चलाते हैं, जो डायलिसेट सॉल्यूशन अपन यहां पर डायलिसिस के लिए काम में लेते हैं, उस डायलिसेट के अंदर मैंने आपको कहा कि हम बाइकार्बोनेट काम में लेते हैं। अब क्या होगा कि जब बाइकार्बोनेट यहां रन करेगा, HCO3, अंदर जितना बाइकार्बोनेट होता है ब्लड में, उससे हम बाइकार्बोनेट इस सॉल्यूशन में ज्यादा लेते हैं। और अगर बाइकार्बोनेट जितना ब्लड में है उससे ज्यादा इस सॉल्यूशन में है, तो ये बाइकार्बोनेट के मॉलिक्यूल यहां से निकल करके किस में जाएंगे, ब्लड के अंदर जाएंगे। और जैसे जैसे बाइकार्बोनेट यहां से निकल करके ब्लड में जाएगा तो ये ब्लड में जाकर के H+ आयन के साथ जुड़ जाएगा। ये बाइकार्बोनेट अंदर जाकर के H+ आयन के साथ जुड़ जाएगा। और हमें पता है कि अगर ब्लड के अंदर H+ आयन के साथ जुड़ जाए HCO3, यानी कि हाइड्रोजन आयन के साथ अंदर आकर के अगर बाइकार्बोनेट जुड़ जाए तो इनके जुड़ने से बनता है कार्बोनिक एसिड, जिसको हम कहते हैं H2CO3। अंदर हाइड्रोजन आयन बढ़े हुए थे, इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने सॉल्यूशन में बाइकार्बोनेट ज्यादा रखा। बाइकार्बोनेट ब्लड में गया और ब्लड में जाते ही उसने क्या कर दिया, कार्बोनिक एसिड बना दिया। और कार्बोनिक एसिड इसके ऊपर ब्लड वेसल्स, ब्लड के अंदर होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ब्लड के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको कहा जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और इसके ऊपर एनहाइड्रेज काम करेगा तो इसको तोड़ देगा H2O में प्लस CO2 में, H2O में और CO2 में तोड़ दिया। अब ये H2O तो उसी दौरान साथ ही साथ ऑस्मोसिस के द्वारा पानी क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। तो पानी तो बाहर निकल गया और जो ये CO2 बनी, ये CO2 वापस जब ये ब्लड जाएगा अंदर सर्कुलेशन में तो लंग्स के द्वारा बाहर निकाल दी जाएगी।
तो यहां पर हम देखें तो हमने इस H+ आयंस को न्यूट्रलाइज किया है बाइकार्बोनेट दे करके। बाइकार्बोनेट कौन सी प्रोसेस के द्वारा गया है? तो बाइकार्बोनेट हम कह सकते हैं डिफ्यूजन के द्वारा ब्लड के अंदर गया है। क्लियर है? अब यहां पर एसिडोसिस को भी हमने ठीक कर दिया। तो 3 डिस्टर्बेंसेज तो वैसे ठीक कर दिए और चौथा डिस्टर्बेंसेज अपन ने बाइकार्बोनेट देके ठीक कर दिया। इनके अंदर अगर अपन देखें तो वेस्ट प्रोडक्ट डिफ्यूजन के द्वारा बाहर निकले थे, पानी ऑस्मोसिस के द्वारा बाहर निकला, इलेक्ट्रोलाइट भी डिफ्यूजन के द्वारा ठीक हुआ डिस्टर्बेंसेज, और यहां पर एसिडोसिस भी डिफ्यूजन के द्वारा ठीक हुआ। तो इस वॉल प्रोसेस के अंदर अगर अपन देखें तो वैसे कुछ मॉलिक्यूल अल्ट्राफिल्ट्रेशन के द्वारा भी मूवमेंट कर रहे थे, कुछ मॉलिक्यूल इसके अंदर ऑस्मोसिस के द्वारा भी पानी का रिमूवल हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी प्रोसेस के द्वारा डिस्टर्बेंसेस ठीक हुआ तो आंसर जाएगा डिफ्यूजन के द्वारा। डिफ्यूजन के द्वारा एसिडोसिस ठीक हुआ, डिफ्यूजन के द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकले और डिफ्यूजन के द्वारा इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस ठीक हुआ। ये जो वॉल प्रोसेस हुई इसके अंदर ब्लड फिल्टर हो गया। क्या इसने किडनी की तरह काम किया? आंसर जाएगा यस, इसने किडनी की तरह काम किया, इसलिए इसको हम कहते हैं डायलाइजर। देखिएगा, वॉल प्रोसेस है डायलाइसिस, मशीन कहलाती है डायलाइसिस मशीन, आर्टिफिशियल किडनी कहलाती है डायलाइजर, और जो सॉल्यूशन काम में लेते हैं ये कहलाता है डायलिसेट। क्लियर है? यही हम यहां पे दर्शा रहे हैं। ये मशीन है डायलाइसिस मशीन, जिसकी मदद से डायलाइसिस प्रोसेस किया जाता है, जिसमें आर्टिफिशियल किडनी डायलाइजर कहलाती है और जिसमें सॉल्यूशन जो काम में लेते हैं वो डायलिसेट कहलाता है। उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट कि इस डायलिसिस के दौरान कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है। अगर हम कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस की बात करें तो इसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है हाइपोटेंशन। अब आप कहेंगे सर कि जो रिनल फेलियर वाला पेशेंट है उसमें तो हाइपरटेंशन होता है, फिर हाइपोटेंशन कैसे होगा? यस, हाइपरटेंशन होता है। एक पर्सन है जिसकी किडनी फेलियर हो गई, फ्लूइड वॉल्यूम उसके अंदर रिटेंशन हो गया, हाइपर वॉल्यूमिक हो गया, हाइपरटेंसिव हो गया। मान लीजिए 5 लीटर ब्लड हो गया लेकिन फ्लूइड रिटर्न होने से 7.5 लीटर हो गया। अब आपने डायलिसिस शुरू किया, 4 से 6 घंटे आपने डायलिसिस किया, 4 से 6 घंटे में आपने 2.5 लीटर फ्लूइड को बाहर निकाल दिया। 2.5 लीटर फ्लूइड बाहर निकला तो क्या पर्सन का फ्लूइड वॉल्यूम नॉर्मल हो गया? आप कहेंगे यस हो गया। जिस दौरान पर्सन का डायलिसिस खत्म होते होते फ्लूइड वॉल्यूम नॉर्मल हो गया, उसी दौरान अगर अपन बात करें तो देखिए जब ये डायलिसिस चल रहा है, तो आप बताएं क्या ये 4 से 6 घंटे में जब डायलिसिस खत्म हुआ तो एक्स्ट्रा फ्लूइड तो बाहर निकल गया, लेकिन साथ ही साथ करीब 500 ml ब्लड इस ट्यूबिंग के अंदर रन कर रहा है। कितना ml? 500 ml ब्लड इस ट्यूबिंग में रन कर रहा है। वो ब्लड क्या बॉडी के अंदर है? वो तो बाहर सर्किट में रन कर रहा है। तो ये जो सर्किट में रन कर रहा है क्या ये बॉडी के अंदर बीपी बनाने का कोई मदद करेगा? नहीं करेगा। तो अगर हम बात करें कि इसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है हाइपोटेंशन। इनिशियली नहीं होती है, जैसे जैसे डायलिसिस खत्म होता है, डायलिसिस खत्म होते होते उसके अंदर धीरे धीरे फ्लूइड वॉल्यूम नॉर्मल हो जाती है, और साथ ही साथ जब 500 ml ब्लड बॉडी से बाहर रन करता है तो उसकी बीपी कम होने के या बीपी लो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आंख मीच करके आपको पूछ लिया जाए कभी भी कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस, तो आंसर देंगे हाइपोटेंशन। आगे हम पेरिटोनियल डायलिसिस पढ़ेंगे तब हम कहेंगे कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस पूछे तो आंसर देंगे पेरिटोनाइटिस। उसी प्रकार से मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछ लिया जाए हीमोडायलिसिस की तो आप आंसर देंगे हाइपोटेंशन या बीपी फॉल होना। और जब भी बीपी फॉल हो जाए तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि जब हाइपोटेंशन हो जाए तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहती है नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी में? तो आपको देना है आंसर पहला, स्टॉप द प्रोसीजर, तुरंत डायलिसिस को बंद करेंगे, आईवी रूट से नॉर्मल सलाइन देंगे ताकि फ्लूइड वॉल्यूम बढ़े, और गिव ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन। फुट एंड साइड के अंदर बेड ब्लॉक्स लगाओ या इस प्रकार से आपका उसको फुट एंड को एलिवेट करना है, पैरों को ऊपर उठाना है इस प्रकार से, और इसको अगर हम एलिवेट करेंगे तो वीनस रिटर्न बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा ब्लड हार्ट की तरफ जाएगा और बीपी क्या होगा धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, और जनरली भी आपने देखा होगा वार्ड में कई बार पर्सन हाइपोटेंशन में होके कोई रिलेटिव गिर जाता है तो तुरंत उसके पैर ऊपर उठाए जाते हैं ताकि वीनस रिटर्न बढ़े और बीपी ठीक हो। तो जब भी अगर अपन बात करें मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस की तो आंसर देना है हाइपोटेंशन। जब भी हाइपोटेंशन हो जाए तो स्टॉप द प्रोसीजर, स्टार्ट इंट्रावीनस नॉर्मल सलाइन और गिव ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन। साथ ही साथ अगर आप प्रोसीजर करते वक्त सही कनेक्शन नहीं रख रहे हैं, आप इस असेप्टिक टेक्निक से या स्टेराइल ग्लव्स पहन करके वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उस दौरान सेप्टिसीमिया या इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन या हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के चांसेस बढ़ जाते हैं।
इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, कई बार फास्ट डायलिसिस करते हैं या लंबे समय तक डायलिसिस कर लेते हैं तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा रिमूवल हो जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेज हो जाता है। अगर हम बात करें इसकी कॉम्प्लिकेशन में तो आपको सबसे ज्यादा याद रखना है हाइपोटेंशन, जो कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। इसीलिए जब अपन ने बात की कि कौन सी ड्रग्स अपन रोकते हैं तो अपन ने आंसर दिया था उसके अंदर एक ड्रग्स अपन रोकते हैं एंटी हाइपरटेंसिव। वैसे भी जब डायलिसिस चल रहा है उस पर्सन का तो उसके अंदर हाइपोटेंशन के चांसेस ज्यादा है, बीपी लो होने के चांसेस ज्यादा है, और साथ में आपने उसको एंटी हाइपरटेंसिव बीपी कम करने वाली दवाइयां दे रखी है तो वैसे ही उसके अंदर हाइपोटेंशन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए उस पर्सन को जब डायलिसिस आप कर रहे हैं तो डायलिसिस से पहले उसको एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन रोकना है, विद होल्ड करना है, नहीं देना है। पहला हाइपोटेंशन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, इसके ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा सेप्टिसीमिया, हेपेटाइटिस बी सी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। उसमें अपन ने बात की कि जो ड्रग्स दो विद होल्ड करते हैं उसमें पहला है एंटी हाइपरटेंसिव, जिसका मैंने बता दिया क्यों करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में कई बार जब आप 4 से 6 घंटे डायलिसिस करते हैं तो पोटेशियम का ज्यादा लॉस हो जाता है, और अगर आपने 4 से 6 घंटे आपने डायलिसिस किया और पोटेशियम का लॉस ज्यादा हो गया, पोटेशियम लॉस अगर ज्यादा हो गया तो आप बताएं हाइपोकैलीमिया वाली कंडीशन डेवलप हो जाएगी। हाइपोकैलीमिया अगर डेवलप हो गया और साथ में उस पर्सन को अगर डिगोक्सिन चल रही है तो डिगोक्सिन टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। 4 से 6 घंटे डायलिसिस में पोटेशियम अगर ज्यादा लॉस हो गया, हाइपोकैलीमिया वाली कंडीशन डेवलप हो रखी है या हाइपोकैलीमिया वाली कंडीशन डेवलप हो गई है और डिगोक्सिन उसने ली हुई है तो डिगोक्सिन टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए पहले से ही हम डिगोक्सिन अगर चल रही है तो डायलिसिस से पहले विदहोल्ड करते हैं। तो 3 क्वेश्चन अगर आपसे पूछे डायलिसिस के दौरान कौन सी ड्रग्स काम में लेते हैं तो आंसर देंगे हेपेरिन। दूसरा कि हेपेरिन डायलिसिस के दौरान क्यों काम में लेते हैं तो टू प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन। और तीसरा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी ऐसी ड्रग्स है जो डायलिसिस के दौरान विद होल्ड करते हैं तो आंसर जाएगा एंटी हाइपरटेंसिव, और दूसरा आंसर जाएगा उसके अंदर डिगोक्सिन। डिगोक्सिन और एंटी हाइपरटेंसिव को हम क्या करेंगे, विद होल्ड करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। नेक्स्ट क्या है, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। ये भी इस डायलिसिस की एक कॉम्प्लिकेशन है। अगर हम बात करें हीमोडायलिसिस की कॉम्प्लिकेशन तो एक याद रखना आपको, हाइपोटेंशन जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है उसमें आपको स्टॉप प्रोसीजर, स्टार्ट आईवी नॉर्मल सलाइन, ट्रेंडल-एनबर्ग पोजीशन, सेप्टिसीमिया, हेपेटाइटिस बी सी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। अब बात आती है कि ये डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम क्या है। अगर हम इस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम को डिटेल में पढ़ें तो देखिएगा कुछ इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है उनको भी देख लो, बाद में अपन डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिस दौरान हीमोडायलिसिस हमें नहीं करना चाहिए। एक पर्सन है जिसकी सीवियर कार्डियक डिजीज है तो हमें हीमोडायलिसिस नहीं करना है क्योंकि हाइपोटेंशन के चांसेस ज्यादा है तो पर्सन कंपनसेट नहीं कर पाएगा। ब्लड बोर्न इन्फेक्शन या सेप्टिसीमिया हो गया, ब्लड में इन्फेक्शन है तो उस दौरान भी इसको अवॉइड करना है। और एक पर्सन एनीमिक है, एनीमिया में भी नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं कि एनीमिया में पर्सन वैसे ही एनीमिक है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आपकी कम हो रखी है, और दूसरा आपने 500 ml ब्लड अगर बाहर निकाल दिया, बॉडी से बाहर रन कर रहा है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और ज्यादा डिप होगी, डाउन होगी। तो एनीमिया, सेप्टिसीमिया और सीवियर कार्डियक डिजीज के अंदर अपन हीमोडायलिसिस को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मानते हैं। उसके बाद में अगर मैं आपसे पूछूं कि डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम क्या होता है तो देखिए, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम के बारे में हम बात करें, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम है एक कॉम्प्लिकेशन है रैपिड डायलिसिस की। किसकी कॉम्प्लिकेशन है, रैपिड डायलिसिस। ये एक श्रीमान जी है, इनका आप डायलिसिस कर रहे हैं। यहां पर है ब्लड ब्रेन बैरियर। अब डायलिसिस करने से पहले क्या था डायलिसिस करने से पहले उसकी बॉडी के सारे ब्लड में एक समान वेस्ट प्रोडक्ट थे। ऐसा नहीं है कि उसके हेड के अंदर ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट थे, बॉडी में कम थे, यानी कि डायलिसिस से पहले उसकी बॉडी के टोटल ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट का लेवल इक्वल था, एक जैसा था। ठीक है।
अब आपने डायलिसिस किया, डायलिसिस के दौरान करते करते आपने डायलिसिस की स्पीड बढ़ा दी। जो ब्लड आपको 250 से 500 ml के आसपास निकालना था पर मिनट, लेकिन आपने मान लीजिए 500 से 800 ml पर मिनट ब्लड निकालना शुरू कर दिया, यानी आपने डायलिसिस की स्पीड बढ़ा दी। डायलिसिस से पहले वोल बॉडी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वेस्ट प्रोडक्ट का, यूरिया का, यूरिक एसिड का, क्रिएटिनिन का, लेकिन अब आपने डायलिसिस के दौरान इसकी स्पीड बढ़ा दी, आपने रैपिड डायलिसिस स्टार्ट कर दिया, फास्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि फास्ट वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड से बाहर निकल रहे हैं। अब क्या होता है कि हमारे इस ब्लड ब्रेन बैरियर की एक प्रॉपर्टी होती है कि ना तो ये किसी चीज को फास्टली ब्रेन में जाने देता है और ना ही ये किसी चीज को ब्रेन से फास्टली रिमूव होने देता है। अगर कोई चीज फास्ट ब्रेन से निकलेगी तो ब्रेन के हर्निएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर कोई चीज ब्रेन के अंदर फास्ट जाए तो ब्रेन के अंदर ब्रेन हेमरेज या रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ब्लड ब्रेन बैरियर ऐसी एक चीज प्रॉपर्टी रखता है, ना तो किसी चीज को जल्दी निकलने देता है, ना किसी को जल्दी एंटर होने देता है। अब आपने जैसे ही यहां पर डायलिसिस की स्पीड बढ़ाई, तो स्पीड बढ़ाने की वजह से बॉडी के जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट से जो वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठे हो रखे थे वो यहां से क्या हो रहे हैं, फास्ट रिमूव आउट हो रहे हैं। यहां से तो आपने स्पीड से निकाल दिए, लेकिन यहां से क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर की हमें पता है प्रॉपर्टी है कि ये फास्ट इतना निकलने नहीं देता है। तो अब आप देखेंगे कि जब आपने डायलिसिस फास्ट कर दिया तो बॉडी के लोअर कंपार्टमेंट से तो वेस्ट प्रोडक्ट जल्दी बाहर निकल गए, लेकिन ब्रेन से इतना इजीली नहीं निकले। अब अगर आप देखेंगे तो इन वेस्ट प्रोडक्ट जो यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन है, इनकी कंसंट्रेशन ब्रेन के अंदर और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या सीएसएफ के अंदर तो है ज्यादा, यानी ऊपर तो ज्यादा सोल्यूट है, और लोअर कंपार्टमेंट के ब्लड के अंदर इनकी कंसंट्रेशन है कम। तो इस वोल बॉडी में अगर आप देखें तो रैपिड डायलिसिस से लोअर पार्ट के ब्लड में से तो वेस्ट प्रोडक्ट जल्दी निकल गए, तो यहां पर सोल्यूट कम बचे, लेकिन ब्रेन ने इतना इजीली छोड़े नहीं, वहां से ये निकले नहीं, तो वहां पर कंसंट्रेशन अधिक है। अब यहां पर सोल्यूट ज्यादा है, इधर सोल्यूट कम है, तो अब यहां पर ऑस्मोसिस के द्वारा बॉडी के लोअर पार्ट से फ्लूइड या पानी ऊपर की ओर जाएगा और वो ब्रेन और सीएसएफ में जाएगा। कैसे जाएगा? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। ऑस्मोसिस कैसे होगा? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि पानी थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। और अगर लोअर पार्ट से फ्लूइड पुल्ड अप होगा ऊपर की ओर, ब्रेन में जाएगा, और ब्रेन में जब जाएगा तो ब्रेन के अंदर आईसीपी बढ़ा देगा, सेरिब्रल इडिमा कोज करेगा, फ्लूइड कलेक्शन हो जाएगा ब्रेन में, जिसको हम सेरिब्रल इडिमा कहते हैं, और उसका आईसीपी क्या कर देगा? राइज कर देगा। अब ये सिंड्रोम कब डेवलप हो रहा है? जब इस इस वेस्ट प्रोडक्ट का इलेक्ट्रोलाइट का जो इक्विलिब्रियम है, जब इसका बैलेंस है, इक्विलिब्रियम मींस बैलेंस, इक्विलिब्रियम के डिस्टर्बेंसेज होने की वजह से। और ऐसा सिंड्रोम जो इक्विलिब्रियम या बॉडी के बैलेंस के डिस्टर्ब होने की वजह से डेवलप होता है, जिसमें आईसीपी बढ़ जाता है, जिसमें सेरिब्रल इडिमा हो जाता है, वो कंडीशन कहलाती है डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। और मैं आपसे पूछूं कि ये डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम ऐसे जनरली हो जाता है या रैपिड डायलिसिस की वजह से? तो आप आंसर देंगे कि रैपिड डायलिसिस की कॉम्प्लिकेशन है डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, जिसके अंदर ब्लड के कंपोजिशन के अंदर चेंजेज आते हैं और बॉडी के लोअर कंपार्टमेंट का फ्लूइड ऑस्मोसिस के द्वारा पुल्ड अप किया जाता है अपर कंपार्टमेंट या ब्रेन की तरफ, जिससे आईसीपी बढ़ जाता है, सेरिब्रल एडिमा हो जाता है और बॉडी की इक्विलिब्रियम डिस्टर्बेंसेज हो जाता है, जो कि डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम कहलाता है। इसके अंदर कुसिंग ट्राइड यानी कि ब्रेडिकार्डिया, वाइडेंट पल्स प्रेशर और इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये सारे के सारे फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं। ये सिंड्रोम कहलाता है डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। जैसे ही डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम डेवलप होता है, इसके अंदर दो क्वेश्चन आते हैं कि डायलिसिस कर रहे हैं उस दौरान वर्टाइगो, नोजिया, वोमिटिंग या डिसइक्विलिब्रियम जैसे फीचर आपको लग रहे हैं, तो ड्यूरिंग डायलिसिस अगर डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम है तो आप क्या करेंगे? इन्फॉर्म टू फिजिशियन और स्टॉप द प्रोसीजर और इंट्रावीनस मैनिटोल देंगे आप, ताकि सेरिब्रल एडिमा कम हो। दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया कि एक पेशेंट को डायलिसिस के बाद में आप यूनिट में शिफ्ट कर रहे हैं और अगर आपको उसमें लग रहा है कि डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम के कोई फीचर है, तब आप क्या करेंगे? तो हम उसको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। पेशेंट के फॉल डाउन होने, गिरने के या इंजर्ड होने के चांसेस ज्यादा है। ड्यूरिंग डायलिसिस ऑन बेड अगर डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम है तो स्टॉप द प्रोसीजर एंड इन्फॉर्म टू फिजिशियन। और शिफ्टिंग के दौरान डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम डेवलप हुआ तो उस दौरान आप क्या करेंगे? पेशेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे।
ये कंडीशन डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम कहलाती है। यहां पर अपन ने लिखा है डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम क्या होता है, तो इसमें लिखा है ए रैपिड चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। ब्लड के कंपोजिशन में एक रैपिड चेंज होना, कब? ड्यूरिंग डायलिसिस, जब सोल्यूट आर रिमूव फ्रॉम ब्लड, ब्लड से सोल्यूट फास्ट रिमूव होते हैं देन फ्रॉम द सीएसएफ और ब्रेन। ब्रेन और सीएसएफ के कंपैरिजन के अंदर रैपिड डायलिसिस के दौरान रैपिड चेंज होना किसके कंपोजिशन में? ब्लड के। क्या होता है उसमें? ब्लड से सोल्यूट जल्दी रिमूव होते हैं एज कंपेयर टू सीएसएफ और ब्रेन। इसकी वजह से जो है बॉडी के लोअर कंपार्टमेंट से फ्लूइड इज पुल्ड इनटू ब्रेन। ब्रेन के अंदर फ्लूइड को ऑस्मोसिस के द्वारा पुल्ड अप किया जाता है, जो कि सेरिब्रल इडिमा कोज करता है और आईसीपी इंक्रीज कर देता है। ऐसा सिंड्रोम डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम कहलाता है। बात समझ में आई या नहीं? इसके अलावा भी दोस्तों, जब डायलिसिस करते हैं तो पेशेंट को एडवाइस दी जाती है कि आप खाना खा के आए। दो लॉजिक है खाना खाने का क्यों बोला जाता है। एक तो अभी भी पता नहीं है कि कई बार देखा जाता है पेशेंट मोस्ट ऑफ में, अगर पेशेंट भूखे पेट आए तो जब डायलिसिस या हीमोडायलिसिस हो रहा है तो उसमें हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। उस हाइपोग्लाइसीमिया के पीछे लॉजिक क्या है वो रिमेनिंग अननोन है, अभी तक भी कोई मैकेनिज्म या कंसेप्ट नहीं है। लेकिन उस हाइपोग्लाइसीमिया को देखते हुए ही पेशेंट को कहा जाता है कि आप खाना खा के आएं। और दूसरा लॉजिक यह है कि अभी पेशेंट को भूखे पेट लाए, डायलिसिस किया, उसके बाद में उसको कहा कि अब जाके खाना खाओ। डायलिसिस करते ही पेशेंट ने खाना खाया और उस खाने के वेस्ट प्रोडक्ट बनने शुरू हो गए आज से ही, तो जल्दी वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे। एक पेशेंट को कहा जाता है डायलिसिस से पहले खाना खा के आओ। आज मैंने डाइट ली और 2 घंटे बाद डायलिसिस हो रहा है, 4 घंटे डायलिसिस में लगेंगे, तो इस खाने के वेस्ट प्रोडक्ट बन गए और उसी डायलिसिस में बाहर निकल गए, तो जल्दी नहीं बढ़ेंगे वेस्ट प्रोडक्ट। इसलिए कहा जाता है कि डायलिसिस से पहले आपको कुछ खाना खा के आना है, ताकि एक तो हाइपोग्लाइसीमिया ना हो और एक उस डाइट के वेस्ट प्रोडक्ट उसी डायलिसिस में बाहर निकल जाए। क्लियर है? उम्मीद करता हूं जितना भी हमने हीमोडायलिसिस के अंदर डिस्कस किया है समझ में आया होगा। 3 इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, सीवियर कार्डियक डिजीज में नहीं करते हैं, सेप्टिसीमिया वाली कंडीशन में और एनीमिया वाली कंडीशन में नहीं करते हैं। रैपिड डायलिसिस की एक कॉम्प्लिकेशन है जिसको डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम कहते हैं। क्या होता है उसके अंदर कि जब हम फास्ट डायलिसिस करते हैं तो बॉडी के लोअर कंपार्टमेंट से सोल्यूट जल्दी निकलते हैं, जबकि ब्रेन से इतना ईजिली नहीं निकलते हैं। तो ब्रेन में सोल्यूट ज़्यादा बच जाते हैं, तो पानी लोअर सोल्यूट टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ ऑस्मोसिस के द्वारा ब्रेन में पुल्ड अप होता है, आईसीपी बढ़ा देता है, इसके अंदर सेरिब्रल एडिमा हो जाता है। कुसिंग ट्राइड जिसमें ब्रेडिकार्डिया इसका क्लासिकल साइन है वो देखने को मिलता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वाइडेंट पल्स प्रेशर हो जाता है, नोजिया, वॉमिटिंग और उसके अंदर इंजर्ड होने के चांसेस, फॉल डाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम कहलाता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो अपन ने बात की थी इसके अलावा क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेज होता है, हेपेटाइटिस बी और सी हो सकता है, सेप्टिसीमिया हो जाता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसका हाइपोटेंशन है। अगर हाइपोटेंशन हो जाए तो प्रोसीजर को स्टॉप करना है, इंट्राविनस नॉर्मल सलाइन और ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन जिसमें फुट साइड को एलिवेट करना है, जिससे वीनस रिटर्न बढ़ेगा और बीपी बढ़ेगा। इसीलिए ये हाइपोटेंशन के चांसेस ज़्यादा, इसलिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड विदहेल्ड करनी है डायलिसिस से पहले। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में कई बार पोटेशियम ज़्यादा लॉस हो जाता है, हाइपोकैलीमिया हो जाता है। हाइपोकैलीमिया में क्या होता है, किसी पर्सन के अंदर डिजॉक्सिन अगर चल रही है तो टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए डायलिसिस से पहले एंटी हाइपरटेंसिव और डिगोक्सिन को विदहेल्ड करते हैं और एक ड्रग्स काम में लेते हैं, वो है हेपेरिन टू प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन। अगर हम बात करें इसके अलावा, अपन ने ये प्रोसीजर की बात की थी, ये मशीन के बारे में कई बार डायग्राम में आया होता है, ये क्या चल रहा है तो आपको आंसर देना ये डायलिसिस चल रहा है। उसके अलावा अपन ने बात की थी कि इसके अंदर 4 से 6 घंटे लगते हैं एक बार डायलिसिस के अंदर, हर अल्टरनेट डे पे 3 बार करता है एक वीक के अंदर। ड्रग्स हेपेरिन यूज लेते हैं, 2 ड्रग्स रोकते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव और डिगोक्सिन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो सॉल्यूशन हम काम में लेते हैं उसको डायलिसेट कहते हैं, जिसका 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। ये पानी, इलेक्ट्रोलाइट वाटर और इकोडेक्स्ट्रीन या ग्लूकोज का मिक्सचर होता है। इसके अलावा ये अपन ने बात की कि डायलाइजर है, डायलाइजर जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं, इसका भी डायग्राम एग्जाम में आया हुआ है। ये एक प्लास्टिक चैम्बर है जिसमें 2 कंपार्टमेंट होते हैं जो किडनी की तरह काम करता है। होलो फाइबर डायलाइजर कहलाता है, जिसमें 8 से 10 हज़ार सेल्यूलोज फाइबर होते हैं जो कि 1.5 to 2 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर एक्सचेंज। ब्लड और डायलिसेट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ब्लड का फ्लो 250 to 500 ml और डायलिसेट का फ्लो 5 to 800 ml पर मिनट रखना होता है। उसके अलावा अगर अपन ने बात की थी कि इसके अंदर
एक तो पेशेंट का डायलिसिस से पहले और बाद में वेट करना भी इस ट्रीटमेंट का आउटकम या रिजल्ट देखने के लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और दूसरा, जिस एक्सट्रीमिटी में फिस्टुला या ग्राफ्ट क्रिएट किया है उसमें ना तो हमने बीपी लेनी है, ना उसमें आईवी लाइन देना है, ना उसमें से ब्लड सैंपल लेनी है, ना उसमें कोई इंजेक्टेबल एडमिनिस्टर करना है। आज के लिए इतना ही। दैट इज़ ऑल अबाउट हीमोडायलिसिस। उम्मीद करता हूँ जितना भी अपन ने डिस्कस किया समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।